हेलो एवरीवन, इट्स देवेश एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेन। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक और नया जबरदस्त टॉपिक। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बॉम्ब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का एक और नया चैप्टर, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 5 प्लानिंग। तो अगर आपने इससे पहले के प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में झांक लीजिए, वहां पे आपको लिंक मिल जाएंगे इससे पुरानी सारी वीडियोस के, तो वहां पे जाके आप देख सकते हो। ठीक है जी। और अगर किसी को भी नोट्स वगैरह बाय करने हैं तो भाई नोट्स के लिए कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, इसीलिए दिया हुआ है कि आप जाइए और व्हाट्सएप पे मैसेज करिए कि सर हमें नोट्स परचेज करने हैं, प्लीज मिनिमम अमाउंट बता दीजिए, और हम आपको मिनिमम अमाउंट बताएंगे और मिनिमम अमाउंट पे आप नोट्स को बाय कर सकते हो। ठीक है जी। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे चैप्टर नंबर 5 प्लानिंग जो है हमारा स्टार्ट करते हैं। ये सीरीज जो बन रही है भाई, ये बॉम्ब के बच्चों के लिए बन रही है जिनके पास बॉम्ब की बुक है। एसएलडी, रेगुलर, एनसीवेब, सेमेस्टर 1, 3, 5 सबके लिए एप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है, बस कंडीशन ये है कि आपके पास बॉम्ब की सीरीज होनी चाहिए, बॉम्ब की बुक होनी चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए। ठीक है, हाँ। तो ये करते हैं वीडियो को स्टार्ट। प्लानिंग चैप्टर। तो भाई प्लानिंग का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आप ये समझोगे कि बेसिकली प्लानिंग होता क्या है। कोई भी काम को करने से पहले जो प्रोसेस आप उसके दौरान करते हो, मतलब कोई कार्य करने से पहले जो प्रक्रिया पहले करते हो ना, वो प्लानिंग होता है। ठीक है, मैंने सोचा कि अभी ना मुझे एक वीडियो शूट करनी है यूट्यूब के लिए, बच्चों के लिए। तो मैंने यूट्यूब पे वीडियो शूट करनी चालू ही करी थी, तो मैंने वीडियो शूट करनी चालू ही करी थी कि मैंने सोचा कि मुझे ना पहले ये सारा लिखना पड़ेगा, बिना लिखे तो मैं समझा ही नहीं पाऊंगा ना भाई, तो पहले लिखना पड़ेगा। मैंने इसको लिख लिया, फिर मुझे याद आया अरे हाँ, मुझे ना कैमरा तो सेटअप करना रहेगा, कैमरा भी तो सेटअप करना है। कैमरा सामने नहीं होगा तो मैं पढ़ाऊंगा किसमें, और बच्चों को दिखेगा कैसे, फोन पे तो दिखेगा। तो कैमरा सेटअप किया, फिर याद आया भाई कैमरा टिकाऊं किस पर, ट्राइपॉड याद आई, फिर मैंने ट्राइपॉड लिया, ट्राइपॉड पे कैमरे को टिका के रख दिया। ठीक है, वरना तो पहले मैं कुर्सी, उसके ऊपर ड्रम, ड्रम के ऊपर ताले, ताले के ऊपर एक और ताला, उसको बीच में फंसाता था फोन को, ऐसे करता था। ठीक है, तो इसीलिए ये सब चीजें जो हो रही है, क्या हो रही है, प्लानिंग। और प्लानिंग हो किस लिए रही है? बेसिकली कोई भी काम तभी होता है जो उसका कुछ गोल होता है। तो मेरा गोल है वीडियोस को यूट्यूब पे डालना, लेक्चर्स यूट्यूब पे रिकॉर्ड करके डालना। तो इसी गोल के लिए मेरे को इतनी मुशक्कत करनी पड़ रही है, जिसको बोलते हैं प्लानिंग। समझ आ गया? तो प्लानिंग को अगर नॉर्मल भाषा में बोला जाए तो इसी को प्लानिंग कहते हैं। और अगर मैं आपको बुक्स की लैंग्वेज में बताऊं तो प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डिफाइनिंग स्ट्रेटजीज एंड आउटलाइनिंग एक्शंस। कह रहा है प्लानिंग जो है एक इस तरह का प्रोसेस है जहां पर हम ना चीजों को फिट करते हैं, जैसे कि हम डिफाइन करते हैं पहले स्ट्रेटजीज को, हम आउटलाइन से डिफाइन करते हैं, एक्शंस जो करने वाले हैं वो सारे हम देखते हैं कि हमें कौन कौन से एक्शंस डिफाइन करने होते हैं। उसके बाद लिखा है टू अचीविंग स्पेसिफिक गोल्स, फिर जाके हम अपने स्पेसिफिक गोल्स को अचीव कर पाते हैं। तो जी उसको बोलते हैं प्लानिंग। बुक की लैंग्वेज में ऐसा लिखा है, कह रहा है इट इज द फंडामेंटल मैनेजमेंट फंक्शन। ये एक फंडामेंटल मैनेजमेंट फंक्शन होता है, फंडामेंटल मैनेजमेंट फंक्शन, जहां पर हम चीजों को मैनेज करना सीखते हैं। चीजों को बिखेरना नहीं, चीजों को मैनेज करना सिखाया जाता है, उसको बोलते हैं फंडामेंटल मैनेजमेंट फंक्शन। इट हेल्प्स टू अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। ये हमारी हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में। जैसे कि मेरे पर्सनल गोल की बात करूं तो मुझे चाहिए व्यूज, मुझे चाहिए पैसा, मुझे चाहिए सब्सक्राइबर। ठीक है, अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन गोल की बात करूं तो वो तो यूट्यूब नहीं चला के बैठ रहा ना, तो उसको अजीब गोल चाहिए होंगे। जैसे उसको चाहिए होगा प्रॉफिट। क्या चाहिए? प्रॉफिट मेकिंग और मोर प्रॉफिट और मोर एंड मच प्रॉफिट। ठीक है, तो उसको बहुत सारा प्रॉफिट चाहिए। जब प्रॉफिट आएगा तो अपने आप ही सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। पैसा आएगा तो पैसा तो सब चीज ठीक कर देता है, बिकॉज पैसा क्या है? भगवान है। पैसा क्या है? गॉड है। ठीक है, पूजनीय है। तो यहाँ पे लिखा है मैनेजमेंट फंक्शन इट्स हेल्प टू अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। और जब आप अच्छे से प्लानिंग करोगे, मैनेजमेंट करोगे, तो वही मैनेजमेंट आपको एक अच्छे से गोल प्रोवाइड करने में मदद करता है। ठीक है जी, बात क्लियर है? बस इतना ही होता है प्लानिंग, इससे ज्यादा प्लानिंग नहीं समझना। आगे लिखा है टाइप्स ऑफ प्लानिंग। तो हम अब बात करेंगे कि प्लानिंग जो है वो कितने तरह की होती है, कितने टाइप्स की होती है। तो बेसिकली प्लानिंग जो है आपकी बुक्स में बेसिकली 3 टाइप की दी है, बट मैं मानता हूं तहे दिल से कि आप मेरे प्यारे सब्सक्राइबर हो, तो मैं आपको 5 टाइप की प्लानिंग सिखाऊंगा जो आपके बुक्स में है। ठीक है, तो भाई 5 टाइप में से पहले प्लानिंग का टाइप आता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ऐसी प्लानिंग होती है जो फोकस करती है, फोकस ऑन लॉन्ग टर्म गोल। कैसे गोल पे? फोकस ऑन लॉन्ग टर्म गोल। भाई लंबे समय के लिए जो गोल बनाए जाते हैं ना, जैसे कि आज से
10 साल के बाद मैं एक ऐसा यूट्यूबर बन जाऊंगा जिसकी बड़ी डिमांड होने वाली है मार्केट में, ठीक है। आज से 10 साल बाद मेरे मिलियनों में सब्सक्राइबर होंगे, मेरी गाड़ियां होंगी, मर्सिडीज होंगी, BMW होगी, ऐसा है। तो आज से मैं जो अभी प्लानिंग कर रहा हूं, मैं किसके लिए कर रहा हूं? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर रहा हूं मैं लंबे टाइम के लिए। मैं अभी के लिए नहीं सोच रहा कि 20, 22, 25, 30, 40 हजार सब्सक्राइबर हुए मैंने यूट्यूब छोड़ दिया ना भाई। मेरे पास नौकरी नहीं है ना, सिंपल सी बात, तो ये सच्चाई बता रहा हूँ, मेरे पास नौकरी है ही नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक यूट्यूब को एज अ प्लेटफॉर्म मान के चल रहा हूँ और इस तरह का बिजनेस मान के चल रहा हूँ कि आने वाले 10 साल बाद जब मेरी शादी हो जाएगी तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, लंबे समय के लिए पैसा छापेंगे। लॉन्ग टर्म गोल है। दूसरा ऑपरेशनल। ऑपरेशनल क्या है भाई? ऑपरेशन में आता है फोकस ऑन शॉर्ट टर्म गोल। फोकस ऑन शॉर्ट टर्म गोल। तो हम बात कर रहे हैं कि जो ऑपरेशनल प्लानिंग होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, छोटे से टाइम के लिए होती है, नुन्नू से टाइम के लिए होती है। कैसे टाइम के लिए? नुन्नू से टाइम के लिए। तो भाई फोकस ऑन शॉर्ट टर्म गोल, जब छोटे छोटे गोल को अचीव करने के लिए प्लानिंग करी जाती है तो वो ऑपरेशनल प्लानिंग कहलाती है। अगर मान लो मैंने सोचा कि अभी मेरे सब्सक्राइबर अगर मान लो 20, अभी जो हाल ही में रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, तो इस टाइम पे 22.1K सब्सक्राइबर है, 22,100। और मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड करके एक हफ्ते बाद देखूं तो मेरे 22.3 या 4K हो जाने चाहिए, बस इतनी, ज्यादा नहीं मांगता, बस इतना। तो छोटे छोटे गोल्स को जब आप अचीव करने के लिए प्लानिंग करते हो वो ऑपरेशनल प्लानिंग होती है। अगला आता है कंटीजेंसी प्लानिंग। कंटीजेंसी प्लानिंग एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स और क्राइसिस को लेके होती है। एक ऐसे इवेंट के लिए आप प्लानिंग कर रहे हो जिसकी आपको ना भनक नहीं है भाई, नॉलेज भी नहीं है आप किस चीज के लिए प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है, बट आप प्लानिंग करते हो, ठीक है, उस चीज के लिए। तो यहाँ पर क्या है, अनएक्सपेक्टेड, जो सोचा नहीं हो ऐसी प्लानिंग अगर आप करो तो उसको अनएक्सपेक्टेड एंड क्राइसिस प्लानिंग कहते हैं। आगे आता है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग एक ऐसी प्लानिंग होती है जहां फोकस करती है बजट पे। बजट मीन्स आपको जो पैसा दिया गया है खर्चा करने के लिए, अगर 10 लाख रुपए मान लो मैंने आपको दिए हैं, ये लो 10 लाख रुपए, अब आप उस 10 लाख रुपए को कहां खर्च करोगे, कहां आप एक्सपेंसेस करोगे, कहां आप उसको एसेट में डालोगे, लॉसेज में डालोगे। तो वो 10 लाख रुपए जो आप खर्च कर रहे हो बजट प्लानिंग है। अब लाओ मेरे 10 लाख रुपए वापस दो। अरे दो यार, लेने के टाइम पे ले लेते, ऐसी बात नहीं है, दे दिया करो। आगे लिखा है फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग मतलब इन फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। जैसे आप देखते हो ना, फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, मींस फ्यूचर में जो होने वाला है वो चीजें आपको समझनी चाहिए। फोरकास्टिक प्लानिंग करनी चाहिए आप लोगों को। आगे लिखा रिसोर्सेज का एलोकेशन होना चाहिए। एलोकेशन मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का एक अच्छा यूज होना चाहिए जहां पर रिसोर्सेज कभी वेस्ट ना जाए। रिसोर्सेज में जो पैसा लगा है, जो आपने पूरा फाइनेंशियल लगाया है, तो प्लानिंग सिखाता है कि किसी भी चीज को, चाहे रिसोर्सेज हो, बजट हो या फोरकास्टिंग हो, तीनों में एक ऑप्टिमम यूज होना चाहिए और बेहतरीन तरीके से आपको चीजें करनी है, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं लास्ट, जिसका नाम है टैक्टिकल प्लानिंग। हाँ, टैक्टिकल प्लानिंग एक प्लानिंग का पार्ट है, चाहे आप गूगल कर लेना। टैक्टिकल प्लानिंग क्या कहती है? ये एक गैप प्लानिंग होती है। गैप प्लानिंग मींस एक डिफरेंस होता है भाई। डिफरेंस किसका? एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का और ऑपरेशनल प्लानिंग का डिफरेंस को गैप टैक्टिकल प्लानिंग कहते हैं। कह रहा है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और ऑपरेशनल प्लानिंग, ये दोनों जो है ना, इन दोनों प्लानिंग के गैप को जो होता है वो टैक्टिकल गैप कहते हैं, टैक्टिकल प्लानिंग कहते हैं। इन्हीं दोनों के रिवेन्यू, इन्हीं दोनों के एक्सपेंसेस, इन्हीं दोनों के जनरेट जितने भी इनकम वगैरह है, सब मिला के ही टैक्टिकल प्लानिंग यूज होती है। तो बेसिकली 5 टाइप्स की प्लानिंग हमने पढ़ ली। स्ट्रेटेजिक, ऑपरेशनल, कंटीजेंसी, फाइनेंशियल, टैक्टिकल, सारी प्लानिंग हो चुकी है। प्लानिंग की डेफिनेशन हो गई, टाइप्स हो गए कंप्लीट। अभी कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अगर इसमें कोई डाउट है आप नीचे कमेंट में ड्रॉप कर देना। चलते आगे। तो आगे मैंने लिखवाया है उसके बाद इंपोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग, अब इंपोर्टेंस क्या होती है भाई? प्लानिंग के उद्देश्य होते हैं, हर चीज की एक इंपोर्टेंस होती है। अब ये बोर्ड में पढ़ाने का इंपोर्टेंस क्या है, पढ़ाने का मकसद क्या है, इसकी कुछ इंपोर्टेंस तो होगी ना। ऐसा तो नहीं है वेले हवा में जा रहे हैं। क्योंकि ना मैं जब पढ़ाता हूँ तो मेरे आसपास जो मेरे नीचे वाले लोग हैं वो आते हैं, आसपास वाले घूमते हैं, वो तो ये सोचते हैं कैमरे के आगे बड़बड़ा रहा है, ना इससे कुछ होता है, ना इससे कुछ आ रहा है, ना पैसे आते हैं, ना कुछ आता है, बस ना किसी बच्चे को पढ़ा रहा है, बस कैमरे के आगे बोलता रहता है। तो भाई इसके लिए लोगों को समझाना पड़ेगा इसकी इंपोर्टेंस, क्या इंपोर्टेंस है। तो इंपोर्टेंस होता है पहली चीज तो डायरेक्शन, दिशा। आपको पता होना चाहिए कि प्लानिंग किस दिशा में करी जा रही है। जैसे मुझे पता है कि ये जो प्लान मैं कर रहा हूँ, ये जो वीडियोस में बना रहा हूँ, ये किस दिशा के लिए बना रहा हूँ, ठीक है।
मैं बता रहा हूँ कि ये जो वीडियोस बना रहा हूँ तो मेरे को कहीं ना कहीं डालनी होगी, कुछ गोल होंगे मेरे, तो उसको अटेन करने के लिए हम एक डायरेक्शन देखते हैं, हम एक दिशा बनाते हैं। आगे है पॉइंट नंबर सेकंड, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन क्या होता है भाई? कोऑर्डिनेशन मतलब होता है कि तालमेल मिला के चलना, इकट्ठे एक साथ चलना, वर्क टुगेदर करना, ठीक है, और मिलजुल कर काम करना। तो जब आप मिलजुल कर काम करते हो तो उस जगह पे कोऑर्डिनेशन होता है। कोऑर्डिनेशन प्लानिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखो 5 बच्चों के लिए हमने प्लान करा कि हमने ना 5 बच्चों के लिए एक रिसोर्ट बुक किया है, वहां पे 5 बच्चे मिलकर खेलने वाले हैं, 5 बच्चे मिलके हाइड एंड सीक कुछ करने वाले हैं। 5 में से अगर मान लो कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा, आपस में वो झगड़ रहे हैं कि नहीं भाई हम नहीं खेलेंगे इसके साथ, हम इससे नहीं बनती, हमारी इससे नहीं बनती, तो कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो वो पूरी जो ट्रीट है वो वेस्ट हो जाती है। तो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। आगे लिखा है कंट्रोल, चीजों पर कंट्रोल हो, प्लानिंग कंट्रोल करना सिखाती है। जैसे कि हमने प्लान करा था कि ना 12 बजे तक मैं वीडियो कंप्लीट कर दूंगा, 1 बजे मैं इसकी एडिटिंग करूंगा, 2 बजे मैं खेलने चला जाऊंगा, ठीक है, खेलता हूँ मैं कंचे खेलता हूँ, तो मैंने बोला मैं कंचे खेलने चला जाऊंगा। अभी मैंने क्या करा, प्लानिंग तो कर लिया, मैंने कंट्रोल नहीं करा, मैंने ना 12 बजे तक वीडियो ही नहीं खत्म करी, मैं सोने चला गया फिर पहले। तो ये कंट्रोल होना चाहिए कि आपने जो टाइम मैनेज किया, टाइम के हिसाब से आप चीजों को मैनेज करो, टाइम के हिसाब से आप प्लानिंग बिठाओ, तो ये सब चीजें। आगे लिखा है एडेप्शन। एडेप्शन मीन्स आप उन टेक्निक्स का यूज करो, उन टेक्निक्स को अडेप्ट करो जो आपके प्लानिंग में हेल्प करता है। ऐसी काफी सारी टेक्निक्स होती है जो प्लानिंग में हेल्प नहीं करती, तो उन टेक्निक्स को छोड़ दो, प्लानिंग में सिर्फ उन टेक्निक्स को अडेप्ट करो जो चीजों को बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करती है, चीजों को नए नए ढंग से अडेप्शन करना सिखाती है, ठीक है जी। और जितनी ज्यादा स्किल्स होगी, जितनी ज्यादा अच्छी अडेप्शन होगी, उतना ही चीजों को ऑप्टिमम यूज होगा और चीजों से बेनिफिट होगा। अगर मान लो, देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी कुछ बच्चे से फोन लेते हैं, कुछ बच्चों का फोन आया हुआ है, ठीक है, हमारे घर में भी, तो फोन आने के बाद वो बच्चे यूटिलाइज ही नहीं करते, है ना, और हम लोग ये यूटिलाइज करते हैं, हम लोग वीडियो बना रहे हैं, उनको क्या है, फोन मिल गया भाई, हवा आ रही है, फोन मिल गया, वाइब आ रही है, 20,000 का फोन आ गया मेरा, ठीक है, सीधा लीड लगा लेंगे घर में, है ना, हमारे घर में बोलते हैं ठेसी, मतलब ठेसी लगा के गाने सुन रहे हैं और रोड पे आ रहे हैं, छम्मक छल्लो वाले गाने चल रहे हैं उसमें, ठीक है, तो वो चीज अच्छी नहीं है। प्लानिंग करके चलो, काम को सोच के चलो कि आगे फोन का यूटिलाइज कैसे करना है, इस फोन से लखपति बन सकते हो, भिखारी बन सकते हो, ठीक है जी। आगे लिखा उसके बाद एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब क्या होता है, कुशल ढंग से कार्य को करना। अब आप कार्य कर तो रहे हो मगर कुशल ढंग से नहीं कर रहे, बिना मन के कर रहे हो, मम्मी ने थोप दिया, जा भाई तू व्लॉग बना ले, जा भाई तू वीडियो बना ले, भाई उसको बना तो रहे मगर कुछ मैटर नहीं कर रहा, कुछ ढंग से नहीं बना रहे, दिल ही नहीं लग रहा है उस चीज में, तो वो बेकार है, फिर तो फोन लेना वेस्ट, फिर तो हर चीज वेस्ट है, आपको जो टेक्नोलॉजी दी है वो वेस्ट है, ठीक है जी। ये सब चीजें होती है एफिशिएंसी। जब तक वर्कर प्लानिंग नहीं करेगा, जब तक वो ढंग से काम नहीं करता, तब तक वो सारी चीजें वेस्टेज है। आगे लिखा है फीचर्स ऑफ प्लानिंग। अब मैं बताने वाला हूं कि प्लानिंग के फीचर्स क्या क्या होते हैं, इसकी खास बात क्या होती है, विशेषता क्या होती है। फ्यूचर ओरिएंटेड, अगर आप प्लानिंग अच्छे से करोगे ना तो फ्यूचर में आपको एक अच्छी चीज मिलेगी, मींस आपको एक सरप्राइज मिलता है। अगर आप किसी भी चीज को अच्छे से करते हो तो आपको सरप्राइज मिलेगा। अगला आता है उसके बाद गोल ओरिएंटेड, उद्देश्य प्रदान। गोल ओरिएंटेड प्लानिंग जो होता है वो उद्देश्य प्रदान होता है, गोल ओरिएंटेड होता है। कोई भी प्लानिंग करते हो तो आप गोल के और ज्यादा नजदीक पहुंच जाते हो, ठीक है। अगर मैं प्लान करता हूं कि आज मैं एक वेकेशन ट्रिप पे जाने वाला हूं, उसके लिए मेरे को प्लानिंग करनी है, तो वेकेशन ट्रिप की अगर मैं प्लानिंग करूंगा, उद्देश्य अगर मैं रखूंगा मेरे को ट्रिप पे जाना है तो ये चीजें होनी चाहिए, तो मैं उस ट्रिप पे जब जाऊंगा तो मेरा उद्देश्य है उस पे जाना, उस पे जाने के बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि मैं ऑलरेडी प्लानिंग करके आया हूँ, ठीक है। तो ये गोल ओरिएंटेड होती है, अपने उद्देश्य के प्रदान होती है। आगे आता है कंटिन्यूअस। प्लानिंग हमेशा लगातार चलती रहती है, प्लानिंग कंटिन्यूअस चलती है। प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कभी नहीं रुकता, हर चीज में प्लानिंग है, हर चीज के अंदर प्लानिंग है। कैसे, अब आपको बता दूं, आपका शेड्यूल आपको समझाता हूं। देखो अभी आप बुक पढ़ रहे हो, अभी आप ये लेक्चर सुन रहे हो मेरा, आपने प्लानिंग करा है कि आप ये लेक्चर वीडियो देख रहे हो क्योंकि आपके एग्जाम आ रहे हैं। 1 घंटा सुनोगे, 2 घंटा सुनोगे, मेरे 1, 2, 3, 4 लेक्चर सुनोगे। 4 लेक्चर के बाद मूड ऑफ हो जाएगा, आप बोलोगे भाई बहुत सुन लिया, आज के लिए बहुत है, 2 दिन ठहरे, कल बाकी सुन लूंगा, स्पीड में सुनूंगा 1.75 की स्पीड में। आप लेक्चर को बंद कर दोगे, लेक्चर बंद कर दोगे, एग्जाम टाइम आएगा उससे पहले बस में सुनोगे, बस में जाते जाते प्रैक्टिस करोगे, एग्जाम से 1 घंटा पहले आप लेक्चर सुन लोगे। तो ये क्या है, एक प्लानिंग है। आपका हो सकता है कुछ और शेड्यूल हो, पूरे दिन तो बैठ के मेरी वीडियो देखोगे नहीं, हाँ एग्जाम से 1 दिन पहले देख रहे हो
तो वही हो सकता है अभी आप पूरे दिन ही देखो मेरी वीडियो, ठीक है। तो आप हर एक लेक्चर सुनो, हर एक चीज आप मेरी समझो, ताकि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। तो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, बात हो रही है कंटिन्यूअस की, लगातार की। आप मेरी चीजों को लगातार सुन रहे हो, आप मेरी प्लानिंग जो है वो लगातार कर रहे हो, अपनी प्लानिंग भी लगातार कर रहे हो। अभी आप वीडियो सुन रहे हो, फिर उसके बाद कुछ और काम करोगे, फिर उसके बाद कुछ और काम करोगे, है ना। तो ये क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो आपने अपने दिमाग में बैठा रखा है। आगे लिखा है इंटीग्रेटेड, चीजों को ढंग से करना और चीजों को समझ समझ के करना, ठीक है। इंटीग्रेटेड, फ्लेक्सिबल, जब प्लानिंग जो है फ्लेक्सिबल हो जाती है, प्लानिंग फ्लेक्सिबल है, प्लानिंग को चेंज कर सकते हो, प्लानिंग में उतार चढ़ाव आते हैं। जैसे कि आपने अभी प्लान किया कि सुबह उठूंगा 5 बजे, सीधा वीडियोस देखो यूट्यूब पे, कल मेरा पेपर है और आज मैं 5 वीडियो धड़ाधड़ लगातार देख दूंगा, 3 घंटे से पहले उठूंगा नहीं, प्लानिंग बना ली। बट पता चला आपने 2 घंटे बाद आपको शुशु पोटी लग गई, हाँ, तो आप शुशु पोटी के लिए उसको छोड़ के गए, वहां पे शुशु पोटी करके आए, वापस आए तो आपके दोस्तों का मैसेज आ गया, दोस्तों की कॉल आई हुई थी, दोस्तों ने कॉल करी थी, भाई आजा खेलने चलना। आप गेड़िया मारने चले गए, आप गेड़िया मार रहे हो, लंबरगिनी चलाए जनियों, तो आप गेड़िया मार रहे हो। तो यहाँ पे आपने फ्लेक्सिबल कर दिया, जो टाइम था फ्लेक्सिबल हो गया। तो आपने गेड़िया मार ली, शुशु पोटी कर ली, जो 3 घंटे था उसमें से सिर्फ 2 घंटे दिए थे, 1 घंटा कहाँ गया। 1 घंटा आप बोले चलो मैं शाम तक दे दूंगा, फिर आप घर पे आए, इंस्टा स्क्रॉल किया, सोचा 5 मिनट करूंगा फिर पढ़ूंगा, 5 मिनट करते करते पता नहीं 5-6 घंटे निकल गए। फिर उसके बाद आपने याद आया अरे हाँ पढ़ना भी था, फिर आपने पढ़ना चालू किया। तो पूरे दिन में 3 घंटे देने थे वो आपने दे दिए, 3 घंटे देने थे वो दे चुके। अब फ्लेक्सिबल प्लानिंग इसी को कहते हैं, जहां पर प्लानिंग चेंज होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं गोल्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग खुद के कुछ गोल्स अटेन करती है, खुद के कुछ गोल्स होते हैं प्लानिंग के। पहला होता है क्लैरिटी, फिर एफिशिएंसी, फिर आता है रिस्क मैनेजमेंट। तीनों को एक साथ समझाऊंगा, क्लैरिटी, एफिशिएंसी, रिस्क मैनेजमेंट। एक वर्कर है, एक राजा ने उसको एक काम दिया कि एक तेरे को कुआं खोदना है। क्या खोदना है? कुआं खोदना है। कुआं खोदने के लिए कितना टाइम लगेगा वो मेरे को सिंपल सिंपल बता दे। तो राजा के पास जो वर्कर काम करता था, उस आदमी को बोला गया कि आपको एक कुआं खोदना है, बड़ा गहरा कुआं है, आपको उसमें से पानी निकालना है। राजा का वर्कर आया, उसने बोला कि सर इसको खोदने में 3 दिन लगेंगे। फिर थोड़ी देर बाद आता है, थोड़ी मेहनत करके आता, मुशक्कत करके आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब वो अपने कुशलता पूर्ण कार्य कर रहा है, वो अपना कार्य कर रहा है, बट उसको लगा कि अभी 3 दिन में नहीं होगा। वो वापस राजा के पास आता है, राजा जी ये काम 3 दिन में नहीं होगा, इसमें ऐसा है कि इसमें 7 दिन लग जाएंगे कम से कम। राजा गुस्सा हो गया, 7 दिन लगेंगे इसमें, ठीक है। फिर वो जाता अपनी मेहनत कर रहा है, मगर वहां पे वो जैसे कुआं खोद रहा है, पता चलता है कुछ ऐसे नीचे पत्थर आ जाते हैं, ऐसे स्टोन्स आ जाते हैं जिनको अकेला निकालना पॉसिबल नहीं है। फिर वो उसको निकालने के लिए 4 बंदे बुलवाता है, फिर उसको लगता है वो टाइम लगेगा। फिर राजा के पास जाता है, फिर बोलता है राजा जी हो सकता है इसमें शायद 10-12 दिन लगेंगे, क्योंकि कुछ स्टोन्स आ गए जिसकी वजह से मैं अकेला खोद नहीं पा रहा, मैं अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूँ, मैं पूरा कुशल वर्क कर रहा हूं। तो यहाँ पर बेसिकली जो वो टाइम चेंज कर रहा है ना बार बार, कि राजा मैं अभी 2 दिन हुआ, राजा मैं अभी 3 दिन हुआ, राजा मैं अभी 5 दिन हुआ। तो ये क्लैरिटी, प्लानिंग हमेशा क्लैरिटी सिखाती है कि चीजों को करते टाइम आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, जैसा उस आदमी को नहीं थी। क्लैरिटी होनी चाहिए, जितना दिन बोला है, जितना टाइम बोला है, उतने टाइम में काम करके दो। दूसरी चीज एफिशिएंसी, काम में कुशलता दिखनी चाहिए। अगर वो अच्छे से काम कर रहा है, वो कुशल है, वो कुआं खोद रहा है, कुशलता से खोद रहा होगा, माना है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एफिशिएंसी। रिस्क मैनेजमेंट, देखो यहाँ पे रिस्क को मैनेज भी करना पड़ता है। कुआं खोदते खोदते उसको मिले कुछ पत्थर, जिसको निकालने के लिए वो अकेला कुशल नहीं था, फिर उसने उस रिस्क को मैनेज करने के लिए एक बंदा बुलाया या 2-4 बुलडोजर मंगाया, उसको निकलवाया पत्थर को, फिर कुआं खोदना चालू किया। तो यहाँ पे रिस्क को क्या कर रहा है? मैनेज कर रहा है। तो पहला क्लैरिटी, एफिशिएंसी, रिस्क मैनेजमेंट, तीनों चीजें होनी चाहिए प्लानिंग में, ठीक है जी। आगे लिखा है अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी, आप टेक्निक्स को अडेप्ट करना सीखो। आप कोई ऐसी टेक्निक पे काम कर रहे हो जिस टेक्निक पे आपको पता है अगर मैं इस टेक्निक पे काम करूंगा तो मुझे नुकसान होगा, तो आप ऐसी टेक्निक यूज मत करो। आप वो टेक्निक यूज करो जहां पे आपको लगता है कि आपको एक ऑप्टिमम, एक बेटर तरीका मिलेगा, जहां पर आपको पता है कि आपको क्या मिलेगा, एक अच्छा सा रिसोर्स मिलेगा, आप चीजों को बेटर वे में समझा सकते हो, वो आप यूज करो। कोऑर्डिनेशन कर लो। कोऑर्डिनेशन मतलब होता है तालमेल। आप लोगों से तालमेल करिए, आप लोगों को चीजें सिखाने के बारे में बताइए, आप तालमेल करिए उनसे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन। आगे उसके बाद लिखा है प्लानिंग की लिमिटेशन क्या होती है। भाई प्लानिंग की नुकसान वाली चीजें क्या होती है। अगर प्लानिंग अच्छी ना हो, प्लानिंग अगर कहीं ब्रेक हो, कहीं पे थोड़ा सा कोई पॉइंट ढीला रह जाए प्लानिंग में, तो आपके नुकसान क्या होंगे? आपकी कॉस्ट ज्यादा हो सकती है, रेसिस्टेंस नहीं होगा, चीजें कुशल पूर्वक नहीं कर पाओगे। अंडर, यहाँ पे लिखा है अनसर्टेनिटी,
टाइम का कुछ पक्का नहीं पता, अनसर्टेन है कि कितना टाइम लगेगा कितना नहीं लगेगा, तो वो सब अनसर्टेन होगा। कॉस्ट भी ज्यादा आ सकती है। हो सकता है आपने अभी कुआं खोदने में राजा से मांगे हो 10,000 रुपए, कुआं खोदते खोदते पता चला नीचे पत्थर है जिसके से 10,000 और लगेंगे। राजा को नहीं पता ना पत्थर है क्या है, वो आपके ऊपर छोड़ दिया, उसने बोला एक बार पैसा दूंगा, कितना पैसा लेना है वो बता दे। हेल्पर ने बोल दिया मैं 10,000 रुपए लूंगा राजा जी, कुआं खोद के आपको 2 दिन बाद तैयार करके दे दूंगा। 10,000 रुपए ले लिए, मगर उसको ये ज्ञात नहीं था कि राजा की जो जमीन है वो पथरीली है, वहां पे इतने पत्थर निकलेंगे कि उसके लिए अलग से बुलडोजर मंगाने पड़ेंगे, जिसकी फीस 20,000 अलग से लगेगी। राजा के पास फिर गया, सर राजा आपके पास आपने मेरे को बताया नहीं था आपकी जमीन ऐसी है, 20,000 रुपए और लगेंगे, मीन्स टोटल 30,000 में काम होएगा। तो 30,000 उसको दिए। तो कॉस्ट की ये दिक्कतें आती है, रेसिस्टेंस नहीं होता, कुशलतापूर्वक काम नहीं होगा और अनसर्टेनिटी होगी। कौन से डेट पे काम होके कंप्लीट होके मिलेगा वो कोई चांस नहीं है। हो सकता है 10 दिन लग जाए, हो सकता है 12 दिन लग जाए, हो सकता है 15 दिन लग जाए, हो सकता है महीना 2 साल लग जाए। तो रेसिस्टेंस अनसर्टेनिटी है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद लिखा प्रोसीजर फॉर द प्लानिंग फॉर फंक्शन। प्रोसीजर फॉर द प्लानिंग फंक्शन, प्लानिंग फंक्शन के प्रोसीजर क्या है? पहली चीज तो सिटिंग ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य बैठाना, क्या काम कर रहे हो पहले वो तय करना है, उसका एक चार्ट बनाना है, एक डायग्राम बनाना, उसको समझना, अपने ही उद्देश्य को पढ़ना, बार बार चीजों को समझना ताकि आप उस चीज में कुशल हो सको। अगला लिखा है एनवायरमेंट एनालिसिस। एनवायरमेंट एनालिसिस आपके काम के हित में, अहित में नहीं, हित में होना चाहिए आपका एनवायरमेंट। जब आप अच्छे से काम कर पाओगे, मीन्स आपको कोई काम करते करते अड़चन दे रहा है, कोई आपके काम में टांग अड़ा रहा है, तो उस जगह पे काम नहीं होगा। तो आपको एनवायरमेंट भी एनालाइज करना है। एनवायरमेंट ऐसा होना चाहिए, मान लो आप कुआं खोद रहे हो, कुआं खोदते खोदते पता चल रहा है बहुत तेज बारिश आ रही है, बहुत तेज बारिश आ रही है भाई, कड़ाके की। कुएं में वैसे पानी भरा जा रहा है, पानी में तो खुद नहीं मरोगे ना डूब के, पहले कुआं खोदा। तो इसीलिए आप एनवायरमेंट एनालाइज करोगे। उसके बाद इंप्लीमेंटेशन, अब जहां आपको काम करना है वहां आप चेक करोगे, इंप्लीमेंट करोगे अपने सेटअप को कि हमें यहाँ काम करना है, यहाँ मार्क करना है, तो वहां आप खुदाई करना, अपने ऑब्जेक्टिव, अपने औजार वगैरह लेके सेटअप करना स्टार्ट करोगे, ठीक है जी। आगे लिखा मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। अब आपके ऊपर एक पालतू चेला छोड़ा जाएगा, या बोल सकते हैं पालतू कुत्ता वगैरह आ जाएगा, वो छोड़ा जाएगा कि आप उसको मॉनिटरिंग करोगे, आप उसको देखोगे कि वो काम कुशल ढंग से कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये सब चीजें भी मेंटेन करना मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में, ठीक है जी। आगे लिखा है एक्सटर्नल प्लानिंग लिमिटेशंस। देखो एक्सटर्नल प्लानिंग वो प्लानिंग जब आप बाहर ही साइड से, आंतरिक साइड से नहीं, बाहरी साइड से जब कोई प्लानिंग करते हो, उसमें क्या क्या लिमिटेशंस आती है। तो पहला आता है इकोनॉमिक कंडीशंस। इकोनॉमिक की कंडीशन चेंज होने की वजह से प्लानिंग में डिस्टरबेंस आता है। मार्केट के कंपटीशंस बढ़ने की वजह से प्लानिंग चेंज करनी पड़ती है। हमने कोई प्लान किया कि हम एक मशीनरी लेके आएंगे जिससे हम अच्छा खासा प्रोडक्शन करेंगे, पता चलता है कि वो मशीनरी तो सामने वाला ऑलरेडी 10 यूज कर रहा है, अच्छा प्रोडक्शन कर रहा है। अब हमें एक लाके सोच रहे हैं, उसके तो 10 हैं, हम कैसे कंपीट कर पाएंगे। वो चीज लीगल रेगुलेशंस, कुछ सरकार वैधानिक कुछ होते हैं सरकार के रूल्स रेगुलेशन, उसको फॉलो फुलफिल करना होता है, लीगल होते हैं। इसको मार्केट के वॉलंटी होते हैं, कह रहा है मार्केट जो है कुछ वॉयलेशन पे काम करती है, कुछ अपने रूल्स मार्केट के होते हैं कि आप उसकी ज्यादा लिमिट को वॉयलेट नहीं कर सकते। तो ये चीजें होती हैं कभी कभार प्लानिंग में, ठीक है। ये बेसिकली वो चीजें हैं जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं प्लानिंग को लिमिटेड करने के लिए, प्लानिंग को रोकने वाले एक्सटर्नल फैक्टर्स कहलाते हैं, जिनको हम बोलते हैं एक्सटर्नल प्लानिंग लिमिटेशन, जो कि 5 है, ठीक है जी। आगे हम बात करेंगे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होती है? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है इट इज फोकस ऑन लॉन्ग टर्म ऑल ओवरऑल डे बाय डे गोल्स। हर दिन जो हम गोल्स अचीव कर रहे हैं, डे बाय डे जो हम लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव कर रहे हैं, भाई लंबे समय वाले गोल, छोटे वाले नहीं। मैंने एग्जांपल दिया था ना शुरू में कि मैं यूट्यूबर हूँ, ऐसा मैं 10 मिलियन सब्सक्राइबर आगे सोच रहा हूँ, 10 साल बाद मेरे इतने हो जाएंगे। तो मैं ना एक लंबे लंबे सपने देख रहा हूँ, उनको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। जो मैंने बताया था कि लंबे समय के लिए अगर आप कोई गोल सोचते हो, कोई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हो, तो वो होती है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। कह रहा है इट इन्वॉल्विंग इन मिशंस, वही अपने मिशंस में इन्वॉल्व होते हैं। लंबे समय के लिए अगर आपको कुछ अचीव करना है ना, तो अभी आपको कोई ऐसा काम करना पड़ेगा इस टाइम पे कि आप आने वाले फ्यूचर में उससे कमा पाओ। तो ऐसा कुछ काम उखाड़ के रखो, बना के रखो। आगे आएगा विजन, वैल्यूज एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज टू अचीव देम। उनको अचीव करने के लिए आपको अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, खुद को डेवलप करना पड़ेगा, खुद को निखारना पड़ेगा। अगर आने वाले 10 साल बाद आप प्रॉफिट चाहते हो, तो अभी सो के काम नहीं चलेगा, अभी उठना पड़ेगा,
काम करना पड़ेगा, अपने कुछ विजन चेंज करने पड़ेंगे, कुछ वैल्यूज पे और कुछ डेवलपिंग स्किल्स पे आपको वर्क करना पड़ेगा, तभी जाके आप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग यूज कर पाओगे। तो ये था बेसिकली आपका पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट, होल कॉन्सेप्ट। थोड़े से टॉपिक्स रहते हैं वो मैं लिखवाता हूँ, तो पहले आप इसको उतार लो, ठीक है जी। मैंने जो आपको बताया था आपने उतार लिया होगा। तो अब मैं आपको एक आगे का कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। तो आगे मैंने लिखवाया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेशनल प्लानिंग। देखो ऑपरेशनल प्लानिंग मैंने स्टार्टिंग में ही आपको क्लियर करा था कि ऑपरेशनल प्लानिंग जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, मींस छोटे टाइम के लिए बनाई जाती है, उस प्लानिंग को ऑपरेशनल प्लानिंग कहते हैं। तो यहां पर ऑपरेशनल प्लानिंग के कुछ कैरेक्टर्स दे रखे हैं, कैरेक्टर्स कैसे दे रखे हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला आता है शॉर्ट टर्म। पहला जो प्लानिंग है उसके अंदर आएगा शॉर्ट टर्म, मींस ये जो प्लानिंग है ये छोटे टाइम के लिए होती है। छोटे टाइम के लिए अगर मान लो मुझे अपने कोई सब्सक्राइबर वगैरह है, ठीक है, तो मैंने सोचा कि आज मेरे सब्सक्राइबर 22.1 के हैं, तो मैंने ये सोचा कि अब मुझे छोटे टाइम के लिए सोच रहा हूँ, मैं ज्यादा टाइम के लिए, ये वीडियो डालने के 1 महीने बाद 1 मंथ लेटर मेरी वीडियो के सब्सक्राइबर 22 के अगर हो जाते हैं, मेरे चैनल पे 23 के हो जाते हैं, तो यहाँ पे मैं सिर्फ 1 मंथ का सोच रहा हूँ, छोटी प्लानिंग कर रहा हूं, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म प्लानिंग। जो ऑपरेशनल प्लानिंग होती है वो छोटे टर्म के लिए होती है। अगला आता है डिटेल। इसमें चीजों को विस्तार से समझाया जाता है, छोटे टर्म में मगर चीजों को डिटेल्स में होती है, ठीक है। टैक्टिकल होती है। टैक्टिकल मैंने बताया था कि टैक्टिकल जो होती है वो एक ऑपरेशनल की और एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का गैप होता है। जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है और जो ऑपरेशनल प्लानिंग होती है, दोनों के बीच का गैप जो होता है वो गैप को टैक्टिकल प्लानिंग कहते हैं। टैक्टिकल स्ट्रेटजी बोल सकते हो, टैक्टिकल प्लानिंग बोल सकते हो, ठीक है जी। दोनों के बीच में अगर मान लो कोई भी एक्सपेंस है, कोई भी रिवेन्यू है, कोई भी खर्चा है, तो उन सारे गैप्स को कवर करके टैक्टिकल प्लानिंग हमें बताती है। आगे लिखा है एक्शनेबल। एक्शनेबल मतलब जब प्लानिंग प्रोसेस पूरा हो जाता है तब हम चीजों को करने के लिए सक्षम रहते हैं। हम सोचते हैं कि हाँ, हमें पहले चीजों को करने से पहले प्लान करना पड़ेगा। अब प्लान हो चुका है, अब हम सीधा एक्शन कर सकते हैं, हम उन चीजों को करने के लिए कुशल हैं, ठीक है। तो प्लानिंग हेल्प करता है चीजों को समझने में, एक्शन हेल्प करता है उस चीजों को आगे अंजाम देने में, गोल अचीविंग करने में। आगे लिखा है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग पहले आप नॉर्मल भाषा में समझिए। डिसीजन मेकिंग वो होता है जब हम किसी चीज को करने के लिए डिसीजन फाइनल करते हैं, हम एक डिसीजन बनाते हैं कि अब हमें ये चीज करनी है, उसको डिसीजन मेकिंग कहते हैं। डिसीजन मेकिंग इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्लानिंग। डिसीजन मेकिंग जो होता है वो एक इंटीग्रल पार्ट होता है प्लानिंग का, मतलब कि प्लानिंग के अंदर ही जो पार्ट है, आंतरिक हिस्सा है, उसको हम बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। क्योंकि प्लानिंग जब हम करेंगे तो डिसीजन तो बनाएंगे। अब मैंने प्लानिंग करी कि यहाँ पे ना 100 लोग खड़े हैं, ये मेरा ग्राउंड है जहाँ पे 100 लोग खड़े हैं, 100 लोगों को मारना है मेरे को, बंदूक मेरे हाथ में और मेरे को 100 लोगों को मारना है इस ग्राउंड के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, प्लान बनाऊंगा कि मेरे पास अगर 10 बुलेट है या मेरे पास 8 बुलेट है, तो मैं एक गोली से 8 बंदों को मारूंगा, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो यार, समझ लो, मैं समझ आ रहा हूँ। तुम बोलोगे एक बंदा एक बुलेट से 8 बंदों को कैसे मारेगा, तो मैं मार रहा हूँ, एग्जाम्पल ले लो। तो यहाँ पे मेरे को प्लानिंग करनी पड़ेगी, और जब मैं प्लानिंग कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं डिसीजन भी बना रहा हूँ, खुद अपने लिए डिसीजन मेक कर रहा हूँ कि यहाँ पर कैसे कैसे चीजें होंगी, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होती है प्लानिंग में ही और एक इंटीग्रल पार्ट होता है। आगे लिखा है चूजिंग द बेस्ट कोर्स। और डिसीजन मेकिंग ना हमें बेस्ट कोर्स चूज करने में हेल्प करता है। तो एग्जांपल दूसरा देते हैं, फ्लिपकार्ट में आप फोन सेल करते हो, आपको पता है आपका बजट 30,000 रुपए का, 30,000 की सेगमेंट में आपको एक बढ़िया फोन चूज करना है। बहुत सारे फोन आते हैं, अब वहां पे आप चेक करोगे, अगर मान लो कोई गेमिंग फोन लेना चाहता है तो वो देखेगा हीट ना होता हो, प्रोसेसर तगड़ा हो, ठीक है, और जो जेनएक्स का चिपसेट है वो होना चाहिए, और बाकी सारी बहुत सारी चीजें देखता है, बैटरी बैकअप वगैरह, ड्यूरेबिलिटी टेस्ट वगैरह। तो यहाँ पर आप उसी रेंज में बेस्ट कोर्स चूज करते हो, आप डिसीजन लेते हो, आप कंपैरिजन करते हो कि अलग अलग तरह के 8-10 मॉडलों का कंपैरिजन करके जो उसमें से बेस्ट होगा ना वो आप चूज करके निकालोगे, भाई बेस्ट कोर्स ये है और इसी का डिसीजन हमने लिया है। फिर वो आप डिसीजन फाइनल कर लेते हो कि अब ये वाला फाइनल हो गया है और इसी को हमें लेना है और यही हमें ऑर्डर करना है। अब बाद में आप एक्शन करते हो, जैसे आपने फोन चूज कर लिया, अब आप एक्शन करोगे, अब आप उसको लेने के लिए डिजायर दिखाओगे अमॉन्ग सर्वल अल्टरनेटिव्स, और जो बाकी अल्टरनेटिव्स हैं उनको आप पीछे छोड़ दोगे। आप बोलोगे कि बाकी अल्टरनेटिव्स हमारे काम के नहीं है, हमें सिर्फ यही अल्टरनेटिव चाहिए जी, ठीक है। डिसीजन मेकिंग मॉडल्स और टेक्निक्स, नीचे मैंने बताया है डिसीजन मेकिंग के कुछ मॉडल्स होते हैं, कुछ टेक्निक्स होती है, जिसमें से पहला आता है कॉमन डिसीजन। डिसीजन कॉमन जिसका होता है उसको लेते हैं। देखो मैंने ना एक बैठक बिठाई
जहां पर मैंने 10 महाविद्यार्थियों को इकट्ठा करा, 6, 7, 8, 9, 10, मैंने 10 बंदों को इकट्ठा करा। मैंने बोला मेरे को एक डिसीजन लेना है कि एक राक्षस है उसको मारू कैसे, ये राक्षस है इसको मारू कैसे। सबने अपने अपने आइडियाज दिए मेरे को, इसने 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 बस भाई ज्यादा नहीं, 10 ही है, 10 ने आइडिया दिए। तो 10 ने जब आइडिया दिया ना, तो मैं वो आइडियाज चूज करूंगा जो ज्यादातर मोस्टली बच्चों ने लिया। मान लो 6 इन बच्चों ने मेरे को ऐसा आइडिया दिया कि इसको ना टॉय गन से मारेंगे, क्रैक्स में निकल के ना टॉय गन, हम टॉय गन से मारेंगे ड्रैगन को। तो मेरे को याद लगा यार 6 बच्चों ने दिया, कुछ सोच के दिया हुआ, तो मैंने डिसीजन मेक कर लिया, मैंने डिसीजन को लॉक कर दिया वहीं पे कि अब ये 6 बच्चों का जो डिसीजन है मेरा फाइनल डिसीजन यही होगा। कॉमन डिसीजन बोलते हैं। अगला है कॉस्ट बेनिफिट्स एनालाइज। जो कॉस्ट बेनिफिट्स होते हैं, जब आप डिसीजन मेक करते हो ना तो कॉस्ट भी कम आती है। अभी देखो मैंने क्रैक्स की बात करी थी, तो मैंने बताया था कि मैं टॉय गन से मारूंगा तो टॉय गन में आपका खर्चा कमाएगा। तो जिस तरह से आप डिसीजन बनाते हो खर्चा भी उस तरह से आता है। आपने सोचा कि 30,000 के बजट सेगमेंट में मैं वो फोन लूंगा जो फ्लैगशिप वाला है, तो आपका खर्चा भी ज्यादा आएगा। आपने सोचा 30,000 के सेगमेंट में मुझे ज्यादा काम तो करना नहीं पड़ता भाई, मुझे 15 और 5,000 का काम होता है, मैं यूट्यूब वीडियो देखता हूँ और ज्यादा से ज्यादा गाने सुनता हूँ, तो आप 30,000 का फोन नहीं लोगे, आप लोगे 22, 20, 15,000 का, आपके 15,000 रुपए बच गए। तो आपका डिसीजन मेक जो है वो हेल्प करता है आपकी कॉस्ट बेनिफिट एनालाइज करने में। आगे लिखा है शॉर्ट एनालाइज, ठीक है, शॉर्ट एनालाइज करने में भी हेल्प होती है। तो देखो अब हम बात करने वाले हैं क्वांटिटेटिव डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स। क्वांटिटेटिव डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स, जब आप डिसीजन को तुलनात्मक रूप से देखते हो तो उसमें कौन कौन सी प्रोसेस है, कौन कौन सी टेक्निक्स है जो हेल्प करती है। तो 2 टेक्निक्स आपकी बुक में थी जो मैंने यहाँ मेंशन करी है। पहली टेक्निक्स थी डेल्फी, दूसरी थी ब्रेनस्टॉर्मिंग। देखो डेल्फी और ब्रेनस्टॉर्मिंग में इतना फर्क है, जो ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है ये मेंबर्स के द्वारा, जो ऑर्गेनाइजेशनल के मेंबर है ना, इनके द्वारा दी जाती है, और इनके द्वारा जो बेस्ट कॉमन सबसे ज्यादा मतलब पॉइंट दिए जाएंगे जिस टेक्निक को, उसको यूज करके बनाया जाता है। और बेसिकली ये टीम मेंबर द्वारा ली जाती है ब्रेनस्टॉर्मिंग जो होती है, ठीक है। गोल को अचीव करने के लिए कोई हमने आइडिया मांगा हो, कोई सजेशन हमने मांगा हो हमारी टीम से, हमारी टीम ने सजेशन किया हो, तो उन्हीं के सजेशन में से, उन्हीं के आइडियाज में से आप जो टेक्निक्स का यूज करते हो गोल अचीव करने के लिए, उसको ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। और डेल्फी टेक्निक इसकी अपोजिट होती है। मीन्स आप ना टीम मेंबर से हेल्प नहीं लोगे, आप डायरेक्टर वगैरह से हेल्प लोगे। आप जो टॉप लेवल के मैनेजर है ना, टॉप लेवल के मैनेजर्स हैं, टॉप लेवल के डायरेक्टर्स हैं, कंपनी के जो बड़े बड़े शेयर होल्डर्स हैं, सिर्फ और सिर्फ जो बड़े नामी चीन लोग हैं उनसे ही हेल्प मांगोगे। तो वो जो डिसीजन फाइनल करेंगे उसको डेल्फी टेक्निक्स में, डेल्फी मेथड में लिया जाता है। तो डेल्फी मेथड में सिर्फ हमारे टॉप के जो मैनेजमेंट होते हैं वो और हमारे डायरेक्टर्स वगैरह हेल्प, वो डिसीजन लेते हैं कोई भी गोल अचीव करने के लिए। और ब्रेनस्टॉर्मिंग में यहाँ पे भी सिर्फ आइडिया देखा जाता है, आइडिया कौन दे रहा है वो मैटर नहीं करता, चाहे वो नीचे पोस्ट पे हो चाहे वो ऊंची पोस्ट पे हो, जो टीम मेंबर्स में जितने भी लोग हैं सब अपनी हिस्सेदारी कर सकते हैं और जिसका आइडिया बेस्ट होगा वो यूज किया जाता है, ठीक है जी। तो इसी तरह आपका चैप्टर नंबर जो है 5 प्लानिंग यहाँ पे खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, कुछ समझ आया होगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताओ, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। और इससे पहले जो प्रीवियस चैप्टर आपने नहीं देखे तो भाई उन सारी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है, जाके उनको भी देख लेना, चेकआउट कर लेना एग्जाम के लिए, ठीक है। और नोट्स वगैरह बाय कर रहे हैं, आपको लगता है कि हमें गुड मार्क्स चाहिए, अच्छे मार्क्स चाहिए और 90+ स्कोर करना है, तो भाई नोट्स वगैरह बाय कर लेना। और ये रहा कॉन्टैक्ट नंबर, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करो, नोट्स बाय कर लेना और इजीली आप मिनिमम अमाउंट पे नोट्स को परचेज कर सकते हो। वीडियो को शेयर करना ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स वगैरह में, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और नेक्स्ट चैप्टर की प्लेलिस्ट जो है जल्दी आने वाली है। नेक्स्ट जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 जल्दी आएगा। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। अब आप इसको उतार लो। थैंक यू।